हेलो क्लास। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन तो डेटा कम्युनिकेशन की क्लास में हमने क्या जाना था अभी तक? हम लोग चैनल के बारे में जान चुके हैं, ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में जान चुके हैं, कौन कौन से मीडियम्स होते हैं। DTE, दैट इज़ नोन एज डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, जो एंड पॉइंट में डेटा टर्मिनल यूज़ होता है। DCE, डेटा कंट्रोल इक्विपमेंट, ये जो आपका इसके बाद जो लगता था उसके बाद चैनल होता था, देन यहाँ पे एक DCE लगता था, फिर एक और DTE लगता था। याद आ रहा है सबको? इस तरह का फिगर मैंने बनाया था ब्लॉक डायग्राम के रूप में। तो अब बात यहाँ पे थी सिंगल यूज़र को एक सिंगल दूसरे अनदर यूज़र से कनेक्ट करने की। ये तो बात हमने कर ली। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग का। स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे देखिए चल रहा है, मैंने PPT लगा रखी है, उस पर आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब है अब हमें जानना है मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। मल्टीप्लेक्सिंग जैसे फिगर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक मक्स लगा हुआ है जिसमें n इनपुट है, ठीक है, और एक लिंक है, सिंगल लिंक पे n चैनल्स हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करना है आउटपुट के n आउटपुट से, ठीक है। तो हमने एक मक्स का यूज़ किया। मक्स बेसिकली क्या है? मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर है, इसका काम क्या होता है? मैनी इनपुट टू सिंगल आउटपुट। इसका काम होता है मैनी इनपुट से सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। इसी का अपोजिट होता है डीमक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर, इसका काम क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सिंगल टू मैनी। एक तरह से एक यूज़र को सारे यूज़र से कनेक्ट करना ही डी मल्टीप्लेक्सिंग है। अब इसको कहीं कहीं आपने ये भी सुना होगा, मल्टीप्लेक्सर को हम लोग एक जगह मैनी टू वन भी कहते हैं, मैनी टू वन, और डीमक्स को हम लोग वन टू मैनी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। या मक्स को एक चीज़ और कह सकते हो, पैरेलल टू, पैरेलल टू सीरियल कनेक्ट, सीरियल कन्वर्टर, और इसको क्या कह सकते हो? सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। हो गया कि नहीं? फिगर से दिख रहा होगा साफ साफ। यहाँ देखो ये पैरेलल लाइंस आ रही हैं, एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे क्या है, सिंगल लाइन को पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम हो गया मल्टीप्लेक्सिंग का। अब मल्टीप्लेक्सिंग में आप लोग सबसे पहले पढ़ोगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीप्लेक्सिंग्स हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लेक्सिंग देख लो। पहली आती है FDM टेक्निक, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो साइड में अभी लिखा हुआ है। सेकेंड टेक्निक आती है TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एंड थर्ड हम लोग पढ़ेंगे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, WDM। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास FDM से। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली क्या चीज़ है? FDM uses a bandwidth of the medium exceed, it uses the bandwidth of the medium exceeded required bandwidth of the channel. Each signal is modulated to different carrier frequency. Carrier frequency separated so signal do not overlap, that is उसके बीच में गार्ड बैंड्स होते हैं, अभी इसके बाद में बताता हूँ। इसका यूज़ कहाँ होता है? ब्रॉडकास्ट रेडियो में बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। चैनल एलोकेटेड इवन इफ नो डेटा, चैनल, इसमें चैनल एलोकेट करना ही पड़ता है, मतलब कहने का मतलब ये है बैंडविड्थ इसमें आपको देनी ही पड़ेगी, एलोकेशन आपका करना ही पड़ेगा बैंडविड्थ का। तो FDM में क्या होगा, एक जैसे मान लो आपका चैनल है, चैनल की आप सपोज कर लो बैंडविड्थ 2 मेगाहर्ट्ज़ है, तो उस 2 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ में छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड कर दिया फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में।
कि 20 किलोहर्ट्ज़, देन 40 किलोहर्ट्ज़ पे, देन 50 किलोहर्ट्ज़, 80 किलोहर्ट्ज़, 90 किलोहर्ट्ज़, 100 किलोहर्ट्ज़, अलग अलग डिवीजन मैंने कर दिए कि ये पर्टिकुलर बैंड उस पर्टिकुलर पर्सन को अलॉट कर दिया। तो क्या होगा, जब 40 किलोहर्ट्ज़ की बात होगी तो यूज़र 1 कनेक्ट होगा, 50 किलोहर्ट्ज़ की बात होगी तो यूज़र 2 कनेक्ट होगा। इस तरह से पूरे बैंडविड्थ को ही मैंने डिवाइड कर दिया फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का ये फिगर से आप लोग समझ सकते हो, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। ये टाइम स्लॉट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये टाइम स्लॉट है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी स्लॉट है, अलग अलग देखो चैनल वाइज डिवाइड कर रखा है, चैनल 1 2 3 4 5 6 डायग्राम बना हुआ है। अब ये करते कैसे हैं, पूरा सिस्टम ट्रांसमीटर कैसे बनता है ये भी देख लो। M1T, M2T, MNT, मतलब ढेर सारे, ये n नंबर ऑफ कैरियर्स हैं आपके। ठीक है, मतलब n यूज़र्स यहाँ पे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, मग से कनेक्ट कराएंगे। मॉड्यूलेट किया, यहाँ पे मॉड्यूलेशन करते थे, बताया था, डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, छोटा सिग्नल होता था, फ्रीक्वेंसी कम होती थी, मॉड्यूलेट करके उसको कैरियर के साथ अटैच करके बड़ा करते थे, S1T S2T। ठीक है, उसके बाद क्या लगाया, ये एक हमने मक्स लगा दिया। फिर क्या होगा, कंपोजिट बेस बैंड सिग्नल तैयार हो गया ट्रांसमीटर पे, FDM सिग्नल आया, यहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया, आउटपुट यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। वो कहाँ जाएगा, चैनल के थ्रू जाएगा। ये देखो स्पेक्ट्रम है पूरा। अब ये बीच बीच में जो गैप दिख रहे हैं आपको, F1 और F2 के बीच में, ये जो स्लॉट गैप ये बचा हुआ है, यही हमारा गार्ड बैंड होता है, जो बीच बीच में गैपिंग प्रोवाइड करे। हम कभी भी साथ में दो सिग्नल को साइड बाय साइड अटैच नहीं करते हैं, उससे प्रॉब्लम आ सकती है सिग्नल में, कि ओवरलैप कर सकता है या अंडरलैप कर सकता है या टच कर सकते हैं आपस में सिग्नल, तो इससे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अब आपका जो मेन फिगर रहेगा ट्रांसमीटर के लिए, आप लोग ये फिगर बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और उसके बाद ये हो गया आपका स्पेक्ट्रम, कैसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपका रिसीवर साइड समझ लो, स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लो फिर समझाता हूँ। अब देखो, ये वाला जो आउटपुट आया हमारा, उसी पॉइंट से ये आउटपुट निकल के आया था। ठीक है, अब क्या है, ये मेन रिसीवर में आ रहा है सिग्नल, देन ये कंपोजिट सिग्नल है, कंपोजिट बेसबैंड सिग्नल है, MBT करके मेन रिसीवर में आया, उसको ब्रेक कर दिया मेन रिसीवर ने अलग अलग पार्ट में। वहाँ पे क्या समर का यूज़ किया था, सारे कंपोजिट सिग्नल को ऐड कर लिया था साथ में। यहाँ क्या किया, ब्रेक कर दिया, सबका पर्टिकुलर बैंड पास फिल्टर लगाया। बैंड पास फिल्टर क्या, यहाँ पे बैंड पास फिल्टर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैंडविड्थ हमें सेलेक्ट करनी, पर्टिकुलर हमें बैंड सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसी जैसे ऊपर देखो यहाँ पे जो फिगर है, इसमें ये बैंड ही तो है एक तरह का, ये F1 2 FT, ये वाला, जैसे ये वाला पर्टिकुलर बैंड हो गया, F1 वाला बैंड हो गया, वैसे यहाँ पर आपका FN वाला बैंड हो गया, अप टू सो ऑन, यहाँ पे ये वाला मतलब है, इसके बीच में और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बैंड सेलेक्ट करने के लिए हमें बैंड पास फिल्टर का यूज़ करना पड़ा। बैंड पास फिल्टर F1 का यूज़ किया, उसके बाद मैंने क्या किया, बैंड पास फिल्टर F2 का यूज़ किया, FN का ऐसे ही ढेर सारे फिल्टर लगेंगे, डॉट डॉट लगा दिया। फिर ये क्या है, उससे बैंड निकल के आया S1T, S2T, SNT। पहले क्या था, MBT, इसको ब्रेक किया, S1 2 S2 SN सब में ब्रेक हो गया। फिर उसको डीमॉडुलेट भी करेंगे, हमें ओरिजिनल मैसेज सिग्नल चाहिए, बेस बैंड सिग्नल हमें मिल जाएगा पर्टिकुलर चैनल के लिए, हर यूज़र का अलग अलग। तो ये हो गया उसका आउटपुट। तो ये FDM सिस्टम ऐसे काम करता है। नेक्स्ट देख लो, अगर 3 वॉइस बैंड सिग्नल है तो उनका कैसे स्पेक्ट्रम बनेगा। FDM का बेसिकली हमें यूज़ करते हैं वॉइस सिग्नल के लिए, तो कैसे यूज़ करते हैं वो समझो। अब यहाँ देखो, वॉइस सिग्नल का जो डेटा यूज़ हुआ है वो 300 हर्ट्ज से 3400 हर्ट्ज तक गया है। ठीक है, ये एक स्पेक्ट्रम है। अब स्पेक्ट्रम का एक लोअर साइड बैंड होगा, एक अपर साइड बैंड होगा, उसी रेंज में होगा स्पेक्ट्रम। फिर देखो, ये कंपोजिट का सिग्नल है, कंपोजिट सिग्नल का कैसे लिया जा रहा है,
सब कैरियर है, 64 हर्ट किलो हर्ट्स का, 68 का, 72 का, सब अलग अलग हैं कि नहीं? तो ऐसे ही ये सब चीज़ें ओवरलैप होकर चलती हैं। एंड व्हाट इज एनालॉग कैरियर सिस्टम? अब AT&T, तो ये यूएसए का एक टेलीकम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड यूज़ होता है, वो है कंपनी है वहाँ की। FDM हायरार्की का यूज़ करते हैं। 12 वॉइस चैनल का बेसिक मतलब ये स्टैंडर्ड है, FDM में कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ देख लो, सिंपल सी चीज़ है, 12 वॉइस चैनल जिसमें 4 किलोहर्ट्ज़ का एक चैनल होगा, टोटल कितना बैंड यूज़ होगा, 48 किलोहर्ट्ज़ का। रेंज कहाँ से कहाँ तक है? रेंज है आपका 60 किलोहर्ट्ज़ से 108 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। 60 किलोहर्ट्ज़ से 108 किलोहर्ट्ज़ की रेंज है। सब ग्रुप देख लो, 60 चैनल्स का यूज़ होगा। FDM 5 ग्रुप का है, कैरियर बिटवीन 240 किलोहर्ट्ज़ टू 612 किलोहर्ट्ज़। मास्टर ग्रुप 10 सब ग्रुप्स यूज, मतलब 3 तरह के ग्रुप है। ये अगर ग्रुपिंग होगी तो इस तरह से यूज़ होगा, बेसिकली हम लोग यहाँ पे यही वाला यूज़ करते हैं। सब ग्रुप में ये होता है, मास्टर ग्रुप के लिए इतने सब ग्रुप होते हैं। अब बात आती है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। अभी हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अब आया वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीपल बीम ऑफ लाइट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैरीड बाय ऑप्टिकल फाइबर, पॉइंट वाइज इसमें मैंने लिख रखा है। अ फॉर्म ऑफ FDM, एक FDM का ही एक तरह का फॉर्म है। हर कलर की लाइट के लिए हर तरह का डेटा है। अब जैसे अलग अलग कलर के लिए अलग अलग लाइट का यूज़ करते हैं, जैसे 3800 समथिंग से लेके 3600 समथिंग से लेके 7500 तक का स्पेक्ट्रम आपका लाइट का होता है एंगस्ट्रॉम में। तो उसी लाइट के लिए जो हम लोग डिफरेंट कलर देखते हैं, विबग्योर जो होता है, जो इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं, उनका अलग अलग वेवलेंथ होती है कि नहीं होती है? रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, वहीं वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होगी। तो जो रेड की वेवलेंथ होती है वो 7000 की रेंज में होती है, और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो 3600 की रेंज में होती है, मतलब 3600। ये एंगस्ट्रॉम में है सारी वैल्यूज़। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग सेपरेट सिग्नल का मैंने यूज़ किया। यहाँ पे क्या लिखा है? ईच कलर ऑफ लाइट दैट इज़ नोन एज वेवलेंथ, मतलब अलग अलग लाइट का जो कलर होगा, अलग अलग वेवलेंथ होगी, वो सेपरेट डेटा को कैरी करेगा चैनल में। अभी पहले क्या था, हम एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रहे थे, अब यहाँ हम अलग अलग वेवलेंथ दे रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस ये हो गया, पहले केस में फ्रीक्वेंसी दे रहे थे, दूसरे केस में हम लोग वेवलेंथ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बेल लैबोरेटरीज लैब्स हैं, बेल लैब्स करके है, ये भी एक कंपनी है। 1997 में उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया 100 बीम्स का। हर बीम जो होगी वो 10 Gbps डेटा कैरी करेगी, और उसकी स्पीड होगी 1 TB/s। और ये आप देख लो, ये जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, कैरीड बाय ऑप्टिकल फाइबर। तो ये कम्युनिकेशन फास्ट होगा। जब मैंने ट्रांसमिशन चैनल बढ़ाया था तो उसमें सबसे ज़्यादा यही बताया था। फिर क्या है? कमर्शियल सिस्टम ऑफ 160 चैनल्स ऑफ 10 Gbps नाउ अवेलेबल। अब ये भी आ गया है, पहले क्या था? केवल 10 Gbps का ही था, अब क्या है? 160 चैनल्स आ गए हैं। एल्काटेल लैब एक है जो कि 256 चैनल बनाती है, और इसकी स्पीड देख लो कितनी अच्छी है, 39.8 Gbps का। तो ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही, ये और हाईयर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। देखो 10.1 TB/s, यहाँ क्या था? 1.1 TB/s। इसकी जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, पूरा सिटी कवर कर सकता है ये। अब ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वो देख लो। सेम जनरल आर्किटेक्चर एज अदर एफडीएम जैसा आर्किटेक्चर होगा जो पीछे बनाया था। नंबर ऑफ सोर्स जनरेटिंग लेज़र बीम एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब जैसे लाइट सोर्स है तो वहाँ तो लाइट सोर्स रहेगा, लेज़र क्या होगा आपका? लेज़र और हाई फ्रीक्वेंसी पे शूट करेंगी। लेज़र क्या होता है? लाइट एमिशन फॉर स्टिमुलेटेड रेडिएशन, ऐसे करके था। तो लेज़र जो है, लेज़र का कॉन्सेप्ट आया सिंगल बीम के लिए। लेज़र जो होगा आपका मोनोक्रोमैटिक होगा, ठीक है। उसकी लाइट स्पीड ज़्यादा होगी। लेज़र का बेसिकली हम लोग यूज़ कम्युनिकेशन में करते हैं।
तो नंबर ऑफ सोर्सेज जनरेटिंग द लेज़र बीम एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, अलग अलग लेज़र शूट अप होंगी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की, अलग अलग वेवलेंथ की, यहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं, यहाँ वेवलेंथ आएगा, ठीक है। वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप वेवलेंथ कह रहे हो तो आप उसके डिस्टेंस पे बात कर रहे हो, फ्रिक्वेंसी कह रहे हो तो आप उसके टाइम पे बात कर रहे हो बेसिकली। ये डिफरेंस है दोनों में। दोनों के बीच का रिलेशन ही पता होगा आपको, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ऑप्टिकल एम्पलीफायर एम्पलीफाई ऑल द वेवलेंथ टिपिकली टेंस ऑफ किलोमीटर अपार्ट, सारी वेवलेंथ को एम्पलीफाई करके भेजेगा। डीमक्स क्या करेगा, चैनल को सेपरेट करेगा, कहाँ पे, डेस्टिनेशन पे। अब इसकी रेंज देख लो क्या है, 1500 नैनोमीटर, 1550 नैनोमीटर है इसकी रेंज वेवलेंथ की। हर चैनल में 200 मेगाहर्ट्ज हर चैनल में भेजेगा, जो अब 50 गीगाहर्ट्ज तक कवरेज होता है। पहले ये स्टैंडर्ड था 200 मेगाहर्ट्ज का, अब 50 गीगाहर्ट्ज तक कवरेज होता है। आने वाले टाइम पे 100 200 तक बढ़ेगा चीज़ें। तो ये सब पॉइंट वाइज ऑप्शन है, जब आप लोग आंसर राइटिंग में लिखोगे इन सब चीज़ों को, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको पॉइंट वाइज अगर आप ऐड करते हो अपने आंसर में तो एक अच्छा आंसर निकल के आता है। अब डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, ये उसी का एक और एक्स्ट्रा, मतलब अभी जो मैंने बताया, देखो यहाँ पे 200 गीगाहर्ट्ज हो गया। अभी कोई स्टैंडर्ड नहीं डेवलप हुआ है। डेंस का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा वेवलेंथ, एक ही चैनल में जितनी ज़्यादा वेवलेंथ दे सको, डेंसिटी जितनी बढ़ा दो वेवलेंथ की, वहाँ पे हमारा मतलब नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़ जाएंगे। क्या लिखा है, इम्प्लाइज मोर चैनल मोर क्लोजली स्पेस दैट WDM, मतलब WDM से भी ज़्यादा डेंस्ड चैनल इसमें आ जाएंगे। एक जगह क्या, अगर मैं 100 यूज़र कनेक्ट कर रहा था WDM से, तो इसमें हम 1000 यूज़र कनेक्ट कर सकते हैं, कि ये बेसिक सा डिफरेंस अगर जानना चाहो तो। अब TDM शुरू करता हूँ। TDM क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली है क्या, पहले तो ये जान लो। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है, उसमें क्या होगा कि आपका जो टाइम होगा वही डिवाइड हो जाता है। दिखाता हूँ, जैसे एक टाइम फ्रेम है आपका, ठीक है। अब इस टाइम फ्रेम में अलग अलग डिवीजन कर दिया मैंने, T1, T2, T3, T4। अब ये पर्टिकुलर टाइम एक एक यूज़र को एलोकेट हो गया। अब क्या होगा, जैसे आप टेलीफोन पे बात करते हो, ठीक है, अभी नहीं, जब पहले आप लैंडलाइन पे बात करते थे, तो उसमें जो होता था एक TDM डिवाइस यूज़ होता था, जो कि सिंक्रोनस टाइम डिवीजन के लिए ही, टाइम डिवीजन का ही डिवाइस था। उसमें क्या करते थे, यूज़र को सिंक कर देते थे। जैसे पहले क्या हो रहा था, पहले एक पूरी बैंडविड्थ को मैंने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके यूज़र से शेयर कर दिया। एंड इन दिस केस एक जो टाइम इंटरवल है, जैसे मान लो 10 सेकेंड है, अब 10 सेकेंड में 10 यूज़र को कनेक्ट हमें करना है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, एक एक सेकेंड हम उधार दे देंगे सबको, कि पहले सेकेंड तुम बात कर लो, दूसरे सेकेंड दूसरा बात कर ले, तीसरे सेकेंड तीसरा बात कर ले। चैनल एक ही है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में यूज़र पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ करेगा। और ये इतने माइक्रो और नैनो सेकंड में काम होता है कि आप लोग को लगेगा आप हमेशा चैनल पे एक्टिव हो, लेकिन क्या हो रहा होगा, वो स्विच हो रहा होगा। कैसे, ये इस तरह से स्विच हो रहा होगा कि जैसे मान लो पहला यूज़र कनेक्ट हुआ, फर्स्ट यूज़र, फिर सेकंड यूज़र कनेक्ट हुआ, थर्ड यूज़र कनेक्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इसने बात करी होगी वैसे ही वो चैनल सेकंड के पास चला गया। लेकिन ये जो बात कर रहा होगा, इनके बीच का जो गैप होगा वो कुछ नैनो सेकंड में गैप होगा। अब नैनो सेकंड में गैप होने के कारण हमारा जो ह्यूमन ईयर है और जो ह्यूमन ब्रेन है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता कि हाँ वो कुछ गैप आ रहा है। तो उसको क्या करेगा, वो कंटिन्यूअस मान लेगा। जब कंटिन्यूअस मान लेगा तो एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन आ जाएगा पूरे पाथ में। तो इसमें क्या होगा, हम इसमें पूरे चैनल को यूज़ कर रहे होंगे और सब कुछ डेटा में टाइम पे मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट जल्दी से देख लो। डेटा रेट ऑफ मीडियम एक्सीड डेटा रेट ऑफ डिजिटल सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड, मल्टीपल डिस्ट। तो सिंक्रोनस टाइम डिवीजन में हमने क्या क्या देखा, डेटा रेट ऑफ द मीडियम एक्सीड द डेटा रेट ऑफ द डिजिटल सिग्नल, ठीक है। डिजिटल सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड, मल्टीपल डेटा सिग्नल इंटरलीव्ड इन टाइम, may be at this bit level of block
टाइम स्लॉट प्री असाइंड टू द सोर्सेज ऑफ द फिक्स्ड, मतलब फिक्स टाइम स्लॉट अलॉट होते हैं, टाइम स्लॉट एलोकेटेड इवन इफ देयर इज़ नो डेटा। अब वहाँ क्या था, फ्रीक्वेंसी स्लॉट को हम एलोकेट कर रहे थे अगर डेटा नहीं भी होगा, यहाँ क्या कर रहे हैं, टाइम स्लॉट को एलोकेट कर रहे हैं। और जैसे उस केस में क्या था, गार्ड बैंड था ना, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जब दो फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैप था उसको हम लोग क्या कहते थे, GB, दैट इज़ गार्ड बैंड। अब इसी में जब टाइम एलोकेट करेंगे हम, कोई जैसे टाइम एलोकेट कर दिया मैंने, मान लो ये दूसरा टाइम इंटरवल शुरू हुआ, तो इसके बीच का जो टाइम होगा इसको कहेंगे हम गार्ड टाइम, GT। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है सिस्टम। ठीक है, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले एक बेसिक्स एग्जाम्पल, तुम्हें जब भी टेलीफोन वाली बात बताई है उसको ऐसे समझो। जैसे मान लो BSNL कंपनी है, BSNL कंपनी है, उनका खुद का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, उनका जो सर्वर होता है, उनके पास क्या है, एक स्विचिंग मशीन होती है, स्विचिंग मशीन होती है उनकी। जब मैं इसको DSL पढ़ाऊँगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो उसमें ये चीज़ क्लियर समझ में आएगी, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड डेटा स्विचिंग, अभी उसमें आगे आएगा। तो पहले तो देखो स्विचिंग मशीन काम कैसे कर रही, तो इनका एक टाइम डिवीजन स्विचिंग होती है, इनकी TDS करके डिवाइस होती है। अब यहाँ से सारे कस्टमर कनेक्टेड हैं, सबको एक एक स्लॉट दे रखा है इन्होंने। ठीक है, आपके घर में टेलीफोन लगा हुआ है, ठीक, सबके घर में लगा हुआ है, कुछ ना कुछ रिसीवर होगा उनका, टेलीफोन होगा, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5। अब इन 5 को किसी 5 अदर यूज़र से कनेक्ट करना है उसी सिटी में या कहीं बाहर, इंटरनेशनल कॉल है या नेशनल कॉल है, कोई भी, मान लो ये 5 लोगों से बात कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4 एंड आउटपुट 5। सपोज यूज़र 1 इज़ कनेक्टेड टू आउटपुट 2 एंड यूज़र 2 इज़ कनेक्टेड टू आउटपुट 1। अब इन दोनों के बीच में जो बात कर रहे होंगे, तो अगर ये इनका अगर टाइम स्लॉट 10 सेकेंड का होगा तो सबको इन्होंने 2-2 सेकेंड दे दिया, तभी 5 सब्सक्राइबर काउंट हो जाएंगे इनके पूरे। 2-2 सेकेंड सबको प्रोवाइड कर दिया। अब 2 सेकेंड देने का मतलब ये हुआ कि यूज़र 1 जो होगा वो आउटपुट 2 से, जो हमने एग्जांपल लिया था, वो कनेक्ट होगा 2 सेकेंड के लिए। फिर उसके बाद यूज़र 2 जो होगा वो आउटपुट 1 से कनेक्ट हो जाएगा अगेन 2 सेकेंड के लिए। ऐसे ही सारे यूज़र आपस में जिससे भी बात कर रहा हूँ, लेट अस अज्यूम अगर यहाँ यूज़र 1 की जगह आउटपुट 1 से भी बात कर सकता है, किसी से भी बात कर रहा हूँ जिससे उसे कॉल करनी हो, तो इस तरह का ये बेसिक समझाने के लिए मैंने बताया। 2 सेकेंड ये लोग बात करेंगे, फिर 2 सेकेंड ये दो बात करेंगे, ऐसे ही पूरा 10 सेकेंड को ऐसे यूटिलाइज़ किया जाता है। अब ये टाइम फ्रेम इतना छोटा होता है, 10 सेकेंड की जगह ये अगर 10 नैनो सेकेंड में ले लूँ और 2-2 नैनो सेकेंड सबको मिलना है, तो आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपका टाइम जो है डिवाइड हो रहा है। 2 सेकेंड में 2 नैनो सेकेंड का मतलब क्या होगा, बहुत ही बेसिक, क्योंकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, कोई 1-2 सब्सक्राइबर तो है नहीं कि यहाँ 1-1 सेकेंड 2-2 सेकेंड दिया जाए। तो यहाँ क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स के अकॉर्डिंग जो टाइम स्लॉट होता है उसको बहुत ही छोटे में डिवाइड कर देते हैं, बहुत ही छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है पूरा। जैसे मान लो 10 सेकेंड है, अब 10 सेकेंड में हमें 10,000 यूज़र कनेक्ट करने हैं या 10 लाख यूज़र कनेक्ट करने हैं, तो उस हिसाब से 10/10 लाख करेंगे, कितना ज़्यादा टाइम डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। ठीक है, यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है यहाँ पे TDM में। अब देखो ये वाला फिगर समझ लो, यही सेम फिगर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जब मैंने फ्रीक्वेंसी डिवीजन के लिए फिगर बनाया था तो उसमें क्या था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यही जो टाइम था वो एक था और ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिवाइड हो रही थी। इस केस में क्या हो रहा है, अलग अलग चैनल डिवाइड हो रहे हैं, टाइम के बेसिस पे चैनल डिवाइड हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी देखो एक ही यूज़ हो रही है, सिंगल फ्रीक्वेंसी में अलग अलग टाइम, मतलब पूरा का पूरा बैंड हम यूज़ कर रहे हैं बट अलग अलग टाइम के लिए। अच्छा, जब CDM है आपने सुना होगा, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसमें दोनों चीज़ यूज़ कर लेते हैं, टाइम भी डिवाइड होता है और फ्रीक्वेंसी भी। तो ये था आपका TDM। ठीक है, बेसिक चीज़ है, आर्किटेक्चर देख लो,
सबसे पहले ट्रांसमीटर आप लोग बना लो, वही बफर अफर लगा हुआ है, मैसेज सिग्नल है MT1 MT2, ठीक है। बफर से कनेक्ट हुआ क्योंकि यहाँ तो कोई फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, टाइम का कॉन्सेप्ट है, तो मॉड्यूलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। स्कैन ऑपरेशन किया, मॉडेम से कनेक्ट किया, आउटपुट आ गया। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ट्रांसमीटर में। TDM का ट्रांसमीटर ऐसे बनेगा। उसके बाद नीचे देखो TDM के फ्रेम्स, जैसे उसमें फ्रेम बनाए थे, टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिया, पूरा का पूरा फ्रेम है ये 1 से लेके n तक। बीच में जो गैप दिया है ये गार्ड टाइम हो गया, फिर अगेन दूसरा फ्रेम चालू हो गया। इस तरह से टाइम स्लॉट डिवाइड होते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट पहले ले लो TDM फ्रेम्स का। देन आपका आता है रिसीवर साइड, वही सेम है, मॉडेम लग गया इनपुट पे, मॉड्यूलेशन ऑफ TDM स्ट्रीम। देन क्या हुआ, TDM स्ट्रीम को आगे बढ़ाया, स्कैन ऑपरेशन हुआ, दोबारा बफर में कन्वर्ट होके मैसेज सिग्नल M1 M2 M3 अप टू सो ऑन MN, अलग अलग यूज़र को मिल गया डेटा। तो ये TDM सिस्टम आपका ख़त्म हो गया। TDM लिंक कंट्रोल में कुछ पॉइंट्स हैं। TDM लिंक कंट्रोल में हेडर और ट्रेलर का यूज़ नहीं करते हैं। हेड टेल जो बिट लगाई थी एक्स्ट्रा बिट का यहाँ यूज़ नहीं होता है, जो आइडेंटिफाई करने के लिए लगाते हैं। डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ डेटा लिंक कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्लो कंट्रोल देखना है, एरर कंट्रोल देखना है। कैसे होगा, डेटा रेट ऑफ मल्टीप्लेक्स लाइन इज़ फिक्स्ड। जो मल्टीप्लेक्सिंग के लिए लाइन बनाई गई है उसका जो डेटा रेट रखा जाएगा, मतलब सपोज़ आपने 4x1 का मक्स लिया, तो सारे इनपुट जो 4 इनपुट में होंगे उनके लिए डेटा का रेट हमेशा इक्वल रहेगा। जैसे 20 किलो बिट पर सेकेंड हमने एक का फिक्स कर दिया, तो चारों में 20 बिट ही जाएगा डेटा। अगर कुछ आगे पीछे गया तो क्रिस क्रॉस हो सकता है, क्रॉस कनेक्शन बैठ सकता है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि फ्लो हमेशा स्ट्रीमलाइन रहे, फिक्स्ड रहे। TDM के केस में इफ़ वन चैनल रिसीव कैन नॉट रिसीव डेटा द अदर मस्ट कैरी ऑन, मतलब एक चैनल में अगर डेटा नहीं जा रहा तो दूसरा बंद नहीं होना चाहिए। द करस्पॉन्डिंग सोर्स मस्ट बी क्विंज्ड, ठीक है। दिस लीव्स एम्प्टी स्लॉट्स। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ एम्प्टी स्लॉट्स बच जाएंगे अगर डेटा नहीं जा रहा। एरर कंट्रोल होना चाहिए। एरर आर डिटेक्टेड एंड हैंडल्ड बाय इंडिविजुअल चैनल सिस्टम, ठीक है। इस तरह से कंट्रोल होता है, देख लो। ये कॉन्फ़िगरेशन है, मक्स लगा हुआ है, आउटपुट है, ये टाइम डिवीजन मक्स है। इनपुट देखो डेटा जा रहा है, ये आउटपुट का डेटा स्ट्रीम है। ये मल्टीप्लेक्सिंग कर दी गई। मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। पर्टिकुलर चैनल के लिए अलग अलग वो होता था। जैसे मान लो 4x1 मक्स है तो उसमें सेलेक्ट लाइन्स कुछ होंगी, 2 सेलेक्ट लाइन होंगी। 2 सेलेक्ट लाइन में कितने आउटपुट बन जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब मान लो किसी मतलब उस सेलेक्ट लाइन पे, सेलेक्ट लाइन के अकॉर्डिंग जो मेरे इनपुट्स होंगे, 2 सेलेक्ट लाइन के लिए कितने इनपुट्स हो जाएंगे, 2⁻², दैट इज़ 4 इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 4 इनपुट हो रहे हैं, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। जैसे ये मान लीजिए आपका मक्स है, ठीक है, ऐसा कुछ मक्स होता है डायग्राम। ये नीचे सेलेक्ट लाइन होती हैं, ये क्या होता है, इनपुट होता है। सेलेक्ट लाइन और इनपुट के बीच का एक रिलेशन होता है, क्या होता है, सेलेक्ट लाइन अगर हमारी n है तो हमारे इनपुट्स होंगे 2⁻n, ये हमेशा ध्यान रखो। तो इसी से पता चलता है अगर मुझे 4x1 का मक्स बनाना है तो हमारी सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी, 4 इनपुट है, सेलेक्ट लाइन कितनी लेनी पड़ेगी, 2⁻n क्या है, 4 है, तो n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8x1 का मक्स बनाना है तो 2⁻3 यूज़ करेंगे, तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितनी आ जाएंगी, n = 3 आ जाएगा। इस तरह से चीज़ें चलती है। अब सेलेक्ट लाइन मैंने क्या ले ली, a ले ली, b ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, डेटा 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे होगा। अब यहाँ जो इनपुट आ रहे होंगे, जो भी यहाँ इनपुट आ रहे होंगे लाइन से, वो कैसे होंगे, कुछ I0 I1 I2 I3 ऐसे होंगे इनपुट। तो उन्हीं को मैंने क्या कर दिया, उन्हीं इनपुट को मैंने जब लेना है
जो I0 I1 I2 I3 थी, तो ऐसे कुछ ले लेंगे। एक सेकेंड, डिलीट हो गया, दोबारा बना देता हूँ। ये ए बी लिया था मैंने, अब इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे हम। जैसे पहला I0 मुझे लेना है, तो यहाँ होगा ए बार बी बार। ये किसको डिनोट कर रहा है? 0 0 को। कुछ इशू हो रहा है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो देखिए I0 के साथ मैंने क्या लिया है? ए बार बी बार। वैसे ही क्या होगा I1 के साथ ए बार बी, फिर I2 के साथ ए बी बार, एंड देन लास्ट I3 के साथ ए बी। अब यहाँ ये क्या डिनोट कर रहा है? 0 0। ये क्या डिनोट कर रहा है? 0 1। ये कौन सा चैनल डिनोट कर रहा है? 1 0, एंड ये 1 1। तो 4x1 के केस में 4 चैनल कौन कौन से हो गए? पहला चैनल हो गया 0 0 का, फिर 0 1 का, 1 0 का, 1 1 का। इस तरह से मक्स हमारा काम करता है, जो यहाँ पे मैंने, ये आपको दिख रहा होगा, मक्स डेटा स्ट्रीम दिख रही है, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। फ्रेम तो बनाना ही पड़ेगा, डेटा हम सेंड कर रहे हैं तो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? नो फ्लैग और सिंक कैरेक्टर्स बैक ट्रैकिंग TDM फ्रेम्स। बैक ट्रैक नहीं करता है कभी भी, फ्लैग नहीं, मतलब कोई भी फ्लैग उसे बैक ट्रैक नहीं करेगा उस पर्टिकुलर फ्रेम को। मस्ट प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। सिंक्रोनाइजेशन तो देना ही पड़ेगा, अगर हमें डेटा भेजना, सिंकिंग नहीं होगी तो एरर आ जाएगी, सीधी सी बात। एडेड डिजिट फ्रेमिंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, मतलब डिजिट में फ्रेमिंग ऐड करनी है। ठीक है, 1 कंट्रोल बिट एडेड टू ईच TDM फ्रेम। अब इसमें जैसे पूरा फ्रेम भेज रहे हैं, मान लीजिए 8 बिट का, 8 बिट के फ्रेम में मैंने पहली बिट कंट्रोल बिट ले ली, जिसको CB से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो वो कंट्रोल करती है फ्रेम को। ठीक है, चैनल कंट्रोल कर रही है। दूसरा क्या है? आइडेंटिफाइबल बिट पैटर्न यूज ऑन कंट्रोल चैनल। मतलब जो बिट पैटर्न होगा हमेशा ऐसा होगा कि यूज़र उसे आइडेंटिफाई कर पाए या मशीन उसे आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे ऑल्टरनेट ये देख सकते हो 0 1 0 1 का। ठीक है, कैन कंपेयर इनकमिंग बिट ऑन ईच चैनल विद सिंक पैटर्न। सिंक पैटर्न से हम बता सकें कैसा चैनल पर इनपुट पर डेटा आ रहा है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है पल्स स्टफिंग का। इसमें देख लो जल्दी से। प्रॉब्लम सिंक्रोनाइजिंग डेटा सोर्सेज, clock in different source drifting, data rate from different source not related by simple rational number। ठीक है, रैशनल नंबर से डिनोट नहीं कर पाते तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? ये प्रॉब्लम है हमारी, एक तरह की, जो हमारे TDM में आती है। कौन सी है? पल्स स्टफिंग। क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन की एक प्रॉब्लम है जिसमें डिफरेंट सोर्स से जो क्लॉक आ रही होती है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। पल्स के रेट में जो पल्स आती हैं, क्लॉक पल्स होती हैं, उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता, उस वजह से ये पल्स स्टफिंग की प्रॉब्लम आती है। सो इसका सोल्यूशन क्या है? आउटगोइंग डेटा रेट्स हाइयर देन द सम ऑफ इनकमिंग डेटा रेट्स। आउटगोइंग का जो डेटा रेट है वो अगर हम हाई रखते हैं इनकमिंग से, तो इसका सोल्यूशन मिल सकता है। एक्स्ट्रा डमी बिट्स अगर हम ऐड कर देते हैं इनपुट पे, तो अगर कोई डिले आ रहा होगा तो उसको एडजस्ट कर लेगा। स्टब पल्सेस इंसर्टेड एट फिक्स लोकेशन एट फ्रैम एंड रिमूव्ड एट डीमल्टीप्लेक्सर। मतलब अब पहले वाले केस में स्टफ्ड डेटा, एक्स्ट्रा मेमोरी का डेटा बिट यूज़ कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं हम? क्लॉक पल्स ही एक्स्ट्रा यूज़ कर ले रहे हैं, डमी क्लॉक के नाम से, डमी पल्स है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जो डीमक्स पे उसको रिमूव कर देगा, डीमक्स साइड पे जब हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, तो उसमें एक्स्ट्रा बिट वाली प्रॉब्लम है। तो ये 3 सोल्यूशन है जो पल्स स्टफिंग से सही हो सकते हैं, पल्स स्टफिंग को सही कर सकते हैं। तो आज क्लास यहीं तक की रखते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? FDM पढ़ लिया, TDM पढ़ लिया, एंड WDM पढ़ लिया। WDM इज़ अनदर टाइप ऑफ FDM, कोई इसमें डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा क्या बताया था मैंने? न्यू इज इक्वल्स टू C बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। न्यू क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस था। बाकी ये आपकी क्या कॉन्सेप्ट हो गया आपका मल्टीप्लेक्सिंग का? यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आज का ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियो। थैंक यू।